हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपने कार्य कर रहे होंगे और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं कर रहे होंगे। रुको बच्चों, रुको। यस, यही कविता है कवि राजेश जोशी जी की जो हम पढ़ने वाले हैं आज। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 9। कविता का नाम है रुको बच्चों। क्या बताया होगा राजेश जोशी जी ने? इस कविता में क्या कहना चाहते हैं? रुको बच्चों, किस काम को करने से रुको, या कुछ और ही इसके पीछे का रहस्य है? वही सब जानेंगे आप इस वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर एक विषय की एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री 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 फ्री। आप तो बस वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और हर तरह से आप शिक्षा में अव्वल रहो, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहो और अपनी मंजिल पर पहुंचकर एक दिन अपना, अपने परिवार का, हम सब का नाम रोशन कर दो, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दो। यही हमारी कामना है और यही मैं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कवि राजेश जोशी जी ने इस कविता में क्या बताया है, चलो अभी नहीं बताती हूँ, पहले हम जानते हैं कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय जानकर फिर हम देखेंगे कि कविता में क्या कहना चाहते हैं कवि। कवि राजेश जोशी जी अक्सर बच्चों पर आधारित कविता लिखते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th में भी इनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया है, बाल मजदूरी के बारे में बताया है कि संविधान या भारत के स्वतंत्र के लगभग 75-76 वर्ष हो जाने के बाद भी जो संविधान में लिखा रहता है कि किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए और बहुत सारी बातें हैं, परंतु फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? अब यहाँ पर कविता है उनकी रुको बच्चों। तो रुको बच्चों पढ़ने से पहले रुक जाओ, थोड़ा सा हम जीवन परिचय जान लें। कवि राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी लिखे। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ना केवल ये कवि थे बल्कि लेखक भी थे, नाटककार भी थे और लेख और टिप्पणियां भी लिखी। कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। लघु फिल्म समझते हैं, शॉर्ट वो रहती है ना, डॉक्यूमेंट्री टाइप, उसके लिए पटकथा या कहानियां भी लिखी हैं उन्होंने। थोड़ा सा रेड पेन कर लूं जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे। पट मीन्स पर्दा, कथा मीन्स कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाती है, वो भी उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी, यह मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। अर्थात सोचो आप, भारतीय भाषाओं मतलब भारत की भी कई भाषाओं का ज्ञान होने के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी, रूसी और जर्मन ये भाषाएं भी आती हैं, जिसमें राजेश जोशी की कविताओं अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, वाह, पेड़ भी बोलेंगे, बिल्कुल, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। देखो, नेपथ्य सुना है आपने? नेपथ्य क्या है? नेपथ्य कहते हैं उस स्थान को जो जैसे नाटक हो रहा है पर्दे के पीछे। नेपथ्य मीन्स पर्दे के पीछे का स्थान जहां पर सारी तैयारियां होती हैं। तो नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ठीक है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। सामाजिक अभिप्राय वाली, सबसे पहले आपको यह सुनना है कि उनकी कविताओं में सामाजिकता होती है। वे जीवन के संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और कलात्मकता है, मनुष्य को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी।
दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं को खोज लेने के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। दुनिया को खत्म होने का खतरा भी उन्हें दिखाई देता है। दुनिया खत्म कैसे होगी? ये नहीं कि दुनिया खत्म होने का मतलब हम सब गए। दुनिया खत्म होने का मतलब कि जो प्रकृति है, जो आसपास का माहौल है, वो धीरे धीरे किस ओर जा रहा है, नष्ट होने की कगार की तरफ जा रहा है। आखिर क्या है? उसके लिए उन्होंने जीवन की संभावनाओं के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। अब देखो, रुको बच्चों शीर्षक कविता प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी की प्रतिनिधि रचना है। यह कविता साहित्य के सामाजिक सरोकार को व्याख्यातित करती है। कवि बच्चों से सड़क पार करने से पहले रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस देश का शासक वर्ग जल्दी में है। जो भी शासक हैं, चाहे वो नेता हों, लाल बत्ती गाड़ी में जाने वाले, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो सत्ताधारी व्यक्ति हों, पूंजीपति वर्ग के लोग हों, सबको उन्होंने कहा है कि बेटा बच्चों आप रुको, क्योंकि ये शासक वर्ग है ना, वो बहुत जल्दी में रहता है। जाना कहीं नहीं है, लेकिन जानना जल्दी है। किसी को कुचल देना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए बच्चों रुको। तेजी से जाती अफसरों की गाड़ियों को गुजर जाने दो। वह जो तेजी से जाती हुई सफेद कार में बैठा अफसर गया, उसे कार्यालय पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वह दोपहर या कभी कभी इसके बाद भी अपने कार्यालय में पहुंचता है। काम करने में उसे कोई जल्दी नहीं रहती है। उसकी टेबल पर रखी फाइल को देखने से उसे दिन, महीने और कभी कभी वर्षों भी लग जाते हैं। फिर भी रास्ते से बड़े जल्दी में गुजरना है, रास्ते में बड़े तेजी से गुजरना है, और कोई उनकी गाड़ी के नीचे कुचल भी जाए तो उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। इसलिए रुको बच्चों। कवि न्यायाधीश महोदय की कार को जाते हुए देखकर बच्चों को सड़क पार करने से रोकते हैं। वह कहते हैं कि न्यायाधीश से कोई नहीं पूछ सकता कि तुम इतनी तेज कार से क्यों जा रहे हो। अनगिनत मुकदमे तुम्हारी अदालत में कई सालों से लंबित है। कहने को तो कहा जाता है कि देर से मिला न्याय नहीं है, परंतु ऐसी बात नारेबाजी या सेमिनारों में भाषण देने के लिए होती है। कई बार मुकदमे में दौड़ते दौड़ते व्यक्ति मर जाता है, युवा से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसको फिर भी न्याय नहीं मिलता। और वही न्यायाधीश समझते हो ना, जज, जो न्यायाधीश मुकदमा या निर्णय लेने में कई महीने, कई वर्षों लगा देते हैं, उनको भी सड़क पार बहुत जल्दी करना है। उनका न्याय कौन करेगा? यदि वो किसी को कुचल भी देंगे तो उनका न्याय करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए रुको बच्चों, थोड़ा ठहरो, गुजर जाने दो उनकी गाड़ी को। परंतु ऐसी बातें, ठीक है, कई बार मुकदमे में दौड़ते दौड़ते व्यक्ति मर जाता है और अदालत का फैसला नहीं हो पाता। कभी फिर बच्चों को सड़क पार करने से रोकते हैं। इस बार वे पुलिस अफसर को देखकर ऐसे कहते हैं। वह कहते हैं कि पुलिस अफसर पैदल चले या कार से, वह चलता तेज तेज है, लोगों के दिमाग में दहशत पैदा करता है। यह उसे प्रशिक्षण का ही हिस्सा है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। कवि व्यंग करते हुए कहते हैं कि जहां कोई वारदात होती है वहां सबसे बाद में पुलिस पहुंचती है, फिर भी उसे सड़क से जाने की बड़ी जल्दी रहती है। इसलिए बच्चों रुको। यहां पर कवि ने किसी एक वर्ग की ओर कटाक्ष नहीं किया है। यहाँ हर एक वो सत्ताधारी लोग जो अपने आप को तथाकथित सत्ताधारी मानते हैं, उनकी ओर व्यंग्य किया है कि आखिर किस बात की जल्दी है। लगता तो ऐसा है जैसे सारे दुनिया जहान की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और कहने को समय नहीं है। सायरन का बजना सुनकर कभी बच्चे से रुकने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि किसी मंत्री की कार बहुत तेजी से आ रही होगी, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। कभी उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि उसकी तोंद बहुत बड़ी है, इसके कारण उसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं। उसकी गाड़ी तो डर के मारे इतनी तेज दौड़ती है, इसकी सुरक्षा को अंधे रफ्तार की जरूरत है। अंत में कभी बच्चों को रुकने के लिए कहते हुए बताते हैं कि इन सबों को कहीं नहीं जाना है, इसलिए इन्हें जल्दी जाना है। कितना बड़ा व्यंग्य किया है ना, कि इन सब को कहीं नहीं जाना है, इसलिए इन्हें जल्दी जाना है। तो रुको बच्चों। इस कविता में कवि ने शासन व्यवस्था के तीनों संभाव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, पर प्रहार किया है। यहाँ के शासन व्यवस्था में बैठे लोगों की जल्दी कर्तव्य पालन के लिए नहीं है, बल्कि वे सब कुछ रौंद कर आगे निकलने के लिए है। बहुत गहन अर्थ छिपा है कि यहाँ इनमें जो जल्दबाजी है ना,
वो कर्तव्य पालन के लिए नहीं है, बल्कि वे सब कुछ रौंद कर आगे निकलने के लिए है। जल्दबाजी, उन्हें कर्तव्य पालन नहीं करना है, उन्हें रौंदना है, कुचलना है सबको, इसलिए उन्हें जल्दी है। यहाँ बच्चे भविष्य प्रतीक हैं। अपने भविष्य को अंधी रफ्तार से दबने कुचलने से बचाने की जरूरत है, इसलिए रुको बच्चों, निकल जाने दो इनको। पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ही की तरह विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए जा रहे हैं, और ज़रा सी भी लापरवाही या ज़रा सी भी उनको किसी ने नहीं देखा रेखा, कुछ भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं, कभी हमने सोचा? यदि सब के सब अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखकर गाड़ी या वो सब चलाएंगे तो कभी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन सबको हड़बड़ी मची रहती है, सबको भागना है बस। क्यों भागना है नहीं पता, बस भागना है, भागना है, जाना है, जाना है। यदि 2 मिनट का लेट भी आप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की जान से कीमत, किसी की जान से ज़्यादा कीमत तो नहीं है ना आपके 2 मिनट, फिर भी बस जाना है, जाना है, जाना है। ख़ास तौर से कवि ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की ओर व्यंग्य किया है, जो कि एकदम सही है। आपको भी लगेगा कि हाँ, कवि राजेश जोशी जी ने ये जो कविता लिखी उसमें बिल्कुल 100% सही कहा है। रुको बच्चों, रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। वो जो सर्र से जाती सफ़ेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, लेकिन वो 12 या कभी कभी तो इससे बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। दिन, महीने और कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी जरूरी फाइल को खिसकने में। कभी बच्चों को चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं कि सड़क पार करने से पहले रुक जाएं। कहते हैं ना, लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, हरे रंग की बत्ती हो जब करो सड़क को झटपट पार। इसलिए हमें ही रुकना होगा। थोड़ा सा देख लें दाएं बाएं, सामने आगे पीछे, क्योंकि जान से कीमती कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम ही देर कर लेते हैं, क्योंकि इनको सबको तो जल्दी भागना है। कभी बच्चों को चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं कि सड़क पार करने से पहले रुक जाएं, तेज गति से जा रही गाड़ियों को गुजर जाने दें। कभी अफसर की कार्य प्रणाली पर चोट करते हुए बच्चों से कहते हैं कि अभी जो सफेद रंग की कार गुजरी है वह किसी अफसर की गाड़ी थी, वह गैर जवाबदेही अधिकारी है, वह ना तो समय पर कार्यालय जाता है और ना ही अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। ऐसे अफसर के विभाग में महत्वपूर्ण फाइलें वर्षों धूल चाटती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको सड़क पार तो बहुत तेजी से करना है, इतनी तेजी से करना है कि उसकी कार के नीचे कोई कुचल भी जाएगा ना, तब भी उसे कोई परवाह नहीं है। इसलिए बच्चों रुको। प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता रुको बच्चों शीर्षक पाठ से ली गई हैं। इसमें कवि ने देश के बच्चों को भ्रष्ट शासन व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनो। अपनी जान सबसे कीमती है, बेश कीमती है, इसको कभी भी कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने कर्म करो, कर्म पथ पर रहो, लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। कवि का कहना है कि हमारी शासन व्यवस्था दूषित हो गई है, इसके अधिकारी गैर जिम्मेदार, भ्रष्ट तथा हृदयहीन हो गए हैं। वे सारे नियम कानूनों को रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कवि बच्चों को सलाह देते हैं कि उन्हें हमेशा इनसे बचकर रहना चाहिए, अन्यथा उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये अफसर इतने भ्रष्ट हैं कि ये ना तो समय का पालन करते हैं और ना ही अपने विभागीय दायित्व का निर्वाह करते हैं। फलतः लोग इनसे तबाह ही रहते हैं और इन्हें फिर भी सड़क पार करने की बहुत जल्दी रहती है। पढ़ते हैं। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। आप चित्र भी देख सकते हैं, किसी की कार आ रही है, थोड़ा सा हमें रुकना होगा, नहीं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। कौन पूछता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारे।
अदालत में कितने साल से कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी की न्याय की अवहेलना है, लेकिन फिर भी ये जाते तो बड़ी तेजी से हैं, फिर भी मुकदमे कई महीनों कई वर्षों तक व्यक्ति इंतजार करते करते थक जाता है, मर तक जाता है, लेकिन निर्णय नहीं होता। फिर भी इन्हें बहुत जल्दी है, इसलिए बच्चों रुको, इन्हें निकल जाने दो, हम चल। लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। कितना कुछ गुजर जाता है परंतु फिर भी निर्णय नहीं हो पाता। आखिर क्या है इनको जल्दी, फिर भी इनको जल्दी जाना है, यही बताया है कवि ने। देखते हैं अर्थ। कवि बच्चों को न्यायाधीश के कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि ये न्यायकर्ता हैं, ये इतने जिम्मेदार हैं कि इनकी अदालत में मुकदमा फैसला की प्रतीक्षा में वर्षों स्थगित रहते हैं तथा जनता की हाजिरी चलती रहती है, पेशी दर पेशी दर चलता ही रहता है, लेकिन निर्णय या फैसला नहीं हो पाता। इसलिए गैर जवाबदेह कर्मनिष्ठा के कारण इनकी गाड़ी निकल जाने दो ताकि किसी संगोष्ठी में अपने विचारों का नारा लगा सकें। यहाँ संगोष्ठी का अर्थ होता है, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेमिनार्स। अतः कवि इनकी कड़ी आलोचना करते हुए बच्चों को सावधान करता है कि ये न्यायाधीश इतने कर्मठ, इतने जवाबदेह तथा ईमानदार हैं। यहाँ पर व्यंग किया है, इतने कर्मठ, इतने जवाबदेह तथा इतने ईमानदार हैं कि मुकदमा दायर करने वाला गुजर जाता है लेकिन उनके मुकदमे का फैसला ही नहीं हो पाता। फिर भी इनको जल्दी है, निकल जाने दो, रुको बच्चों, उनकी गाड़ियों को गुजर जाने दो। प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी द्वारा लिखित कविता रुको बच्चों शीर्षक पाठ से उद्धृत हैं। इसमें कवि ने देश की न्यायपालिका की अव्यवस्था और खामियों पर प्रकाश डाला है। देखिए, यहाँ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों पर कवि ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तीनों के कार्यकारिणी पर उन्होंने करारा व्यंग किया है कि जो दिखते कुछ और हैं और वास्तविक रूप में होते कुछ और हैं। फास्ट चलेंगे, शन से गाड़ी निकल जाएगी, सर्र से गाड़ी निकल जाएगी, लाल बत्ती वाली, सारे के सारे रुक जाओ, उनकी गाड़ी गुजरने दो। क्यों? उन्हें कहीं बहुत जल्दी में जाना है, भले ही जाकर वहां आलस्य के शिकार हो जाएं, लेकिन उनकी गाड़ी को जल्दी है, और इतनी जल्दी कि उन्हें अपने कार्य की जल्दी नहीं है, उन्हें किसी को कुचलने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रुको, इनकी गाड़ियों को गुजर जाने दो। कवि बच्चों को न्यायाधीश की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि ये न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश, जज, ठीक है। इनकी गाड़ी गुजरे तो रुक जाओ, क्योंकि इनके अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज ही नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही न्यायाधीश हैं, वे तो स्वयं न्याय के रक्षक हैं। इनकी अदालत में मुकदमा का फैसला दायरकर्ता के मरणोपरांत भी नहीं हो पाता। बेचारा एक मुकदमा भटकते भटकते युवा से बूढ़ा, बूढ़ा से स्वर्ग सिधार जाता है, लेकिन उसके मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता। तात्पर्य की त्रुटिपूर्ण, देखो त्रुटिपूर्ण मीन्स कमियों से भरपूर, त्रुटि मीन्स कमी, त्रुटिपूर्ण न्याय व्यवस्था के कारण अदालत में मुकदमे लंबित रहते हैं, कई सालों से चलते रहते हैं। मुकदमा के फैसले में विलंब के कारण न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रह गया है, जो सबूतों पर आधारित है। सबूत यहाँ वहां से कोई झूठे सबूत यदि दिखा दिए जाएं तो निर्दोष को दोषी करार कर दिया जाता है और दोषी को निर्दोष करके बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या है? तभी तो आपने देखा होगा ना, अंधा कानून है और वहां पर तराजू रहता है और आंखों में पट्टी बंधी रहती है। क्या है ये? सबको दिख रहा है कि अंधा कानून है, कुछ भी होता है। इसलिए जो जितने भी घोटाले होते हैं उनको पता है कि सबूत यदि दे दो सामने तो हम बरी हो जाएंगे, और ऐसा हो जाता है। इसलिए न्यायपालिका पर प्रश्न लगाया है। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, यह भाषण के लिए है। सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका, इसलिए बच्चों को इनकी गतिविधियों पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए ताकि बच्चे जागृत हों, ताकि बच्चे इससे
परिचित हों कि हाँ इस तरह की कानून व्यवस्था है और हमें अपने कार्यों को कितने अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि कभी न्यायपालिका के दरवाजे को खटखटाने की नौबत ना आए, क्योंकि वहां पर दरवाजा खटखटाते खटखटाते उम्र बीत जाएगी और पता नहीं व्यक्ति कहाँ भी चला जाता है, लेकिन उनका फैसला नहीं हो पाता। इसलिए कभी कहते हैं रुको बच्चों, इनको गुजर जाने दो। अगला है रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं, जो अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। ये और बात है कि जहां घटना घटती है वहां पहुंचता है वो सबसे बाद में, लेकिन जब गुजरेगा तो बड़े रौब से। यहां पर एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि देखिए हर कार्य में अपवाद होते हैं। अपवाद इन द सेंस कि हर एक कार्य में समान व्यक्ति तो नहीं होते हैं, हर क्षेत्र में समान व्यक्ति नहीं होते हैं। कहीं जैसे पुलिस कर्मियों का यहाँ पर उदाहरण दिया है, न्यायपालिका का उदाहरण दिया है, नेताओं का उदाहरण दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं जो जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। और जिम्मेदारी से काम करने वालों को वहाँ उनके जो टीम के लोग रहते हैं ना, वो उसकी टांग खींचते रहते हैं, उसका तबादला या ट्रांसफर कराने के पीछे भी रहते हैं। तो यहां पर हम संपूर्ण व्यवस्था की ओर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, यहां उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जा रहा है जो इस तरह के होते हैं, जैसा कि कवि ने बताया है, और ऐसे होते हैं। ये कोरी कल्पना तो नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन हाँ, उनमें भी कुछ अच्छे, कुछ सच्चे और कुछ ईमानदार लोग रहते हैं जो अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव भी रखते हैं। कवि बच्चों को पुलिस विभाग की खामियां समझते हैं, खामियां मीन्स होता है कमियां, की ओर ध्यान आकृष्ट करता हुआ कहता है कि पुलिस इतनी भ्रष्ट है कि वह किसी घटना के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचती है। कहते ना पुलिस हमेशा देरी से ही आती है, और कहने को कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कहां से कहां पहुंच जाएं, कहां से कहां पहुंच तो सकते हैं, लेकिन घटना स्थल पर तो सबसे बाद में ही पुलिस आती है। जब उसकी जरूरत होती है तब वो कहीं नहीं दिखाई देती, चाहे वह पैदल चले अथवा कार से। असामाजिक तत्वों को पुलिस के साथ साठगांठ रहती है, इसलिए इनके संबंध में कुछ भी सोचना व्यर्थ है। तात्पर्य है कि पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार के कारण ही चोरी डकैती आदि होती रहती हैं। देखो यहां पर लिखा है असामाजिक तत्व और भ्रष्टाचार के कारण। असामाजिक तत्व मीन्स ऐसे क्रियाकलाप जो अवांछनीय हैं, जो समाज में घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब पुलिस की साठगांठ से होता है। लिखा है ना साफ साफ कि असामाजिक तत्वों को पुलिस के साथ साठगांठ रहती है, इसलिए इनके संबंध में भी कुछ सोचना व्यर्थ है कि चलो यदि किसी को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसको जाकर पुलिस में इनकी सूचना दो। पता चले पुलिस वाले तो स्वयं उससे मिले हुए हैं, पता चला कि बेचारा जो ईमानदार व्यक्ति है उसकी और जान बिल्कुल दांव पर लग गई है। तो कौन किसके साथ मिला हुआ है, किस तरह की साठगांठ करके रखते हैं, आम आदमी तो इसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है। इसलिए पहले से हमें चौकन्ना रहना होगा। इसलिए रुको, थोड़ा सुनो, समझो और फिर उन पर भरोसा करो, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी द्वारा विरचित कविता रुको बच्चों शीर्षक पाठ से ली गई हैं। इसमें कवि ने पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार से बच्चों को अवगत कराया है। कवि कहना चाहते हैं कि भ्रष्ट पुलिस तंत्र के कारण ही देश में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब समझते हो, बोलबाला है, ठीक। पुलिस की कर्तव्यहीनता, स्वार्थ तथा चरित्रहीनता के कारण जनता असुरक्षित महसूस करती है। अन्यथा इतना बड़ा प्रजातंत्र है हमारे देश का, इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, लेकिन फिर भी शाम के समय आज भी वर्तमान स्थिति में भी अकेली लड़की को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। क्यों? ये कहाँ है ये सब?
जो वर्दी में रहते हैं, जो अच्छी मोटी मोटी रकम भी लेते हैं, फिर वो क्यों नहीं पहुंचते हैं उस समय जब दुर्घटनाएं घटित होती हैं? क्यों सबसे बाद में पुलिस आती है? यहां पर करारा व्यंग करते हुए कवि राजेश जोशी जी यही कहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी कि ऐसा है तो ये है, पुलिस मतलब न्याय प्रिय, लेकिन पता चला कि पुलिस मतलब सबसे भ्रष्ट लिखा है कवि ने। क्यों है ऐसा? क्यों कहा गया? किसी पर दोषारोपण कब लगाया जाता है, कब किया जाता है? जब वो दोषी होता है। किसी भी निर्दोष पर तो दोषारोपण लगा कर देखे कोई नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं उसकी बारीकियां जब हाथ में लग जाती हैं, उसकी कमियां जब हाथ में आ जाती हैं, तभी किसी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। और पुलिस को भ्रष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा समाज में होता है। और जो भी लेखक या कवि, अब देखो पाठ्यक्रम में उनकी कविता को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या है? यदि ये कविता वर्तमान या जो भी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, इन तीनों से बिल्कुल मेल नहीं खाती तो पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं होती ना इनकी कविता। क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल है मतलब बच्चा तो पढ़ेगा, सब लोग देखेंगे। यदि ये बात सच नहीं होती तो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होती। अर्थात ये बातें सच हैं। हाँ, कुछ ऐसे अफसर्स रहते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स रहते हैं जो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से अपना कार्य करते हैं, लेकिन उस तरह के ऑफिसर्स को वहां से हटवा दिया जाता है। ठीक है। एक 11th में एक नमक का दारोगा, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। उसमें पंडित आलोपदीन और वंशीधर जो पुलिस वाले रहते हैं, नमक का दारोगा, वो अपने ईमान और अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है। किसी भी तरह की धन दौलत के लालच में वे नहीं आते। तो ऐसे ऑफिसर्स भी रहते हैं जो अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। यह पैसे के हाथों की बिकी होती है, इसलिए किसी घटना के घटित होने के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचती है। तात्पर्य कि पुलिस इन असामाजिक तत्वों को सुरक्षा प्रदान कर अपनी जेब भरती है बस। अतएव बच्चों को ऐसे भ्रष्ट तंत्र से बचकर रहना चाहिए। भाषा खड़ी बोली तथा प्रतीकार्थक है। अगला काव्यांश है, रुको बच्चों रुको। सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। नहीं नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट, फिर भी उसको जाना है बड़ी तेज रफ्तार से। उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है, इतनी तेज। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है, क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। समझ में आया? कितना करारा व्यंग किया है कवि ने कि इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है, क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। ये सिर्फ दिखाते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। समझ में आया? कवि यही कहना चाहते हैं कि अपने जब हमें किसी लक्ष्य की ओर जाना होता है तो हम आगे पीछे दाएं बाएं मुड़कर भी देखते हैं कि कहीं कोई हमारी गाड़ी के सामने ना आ जाए, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो उस सायरन बजती गाड़ी में बैठे हैं ना, कौन आ रहा है, कुचलना है, कुचला जा रहा है तो कुचला जाए, बाकी सब इसके बलबूते पर हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है और ऐसा हो भी जाता है। कभी कभार कुछ ऐसे ऑफिसर्स आ जाते हैं जो न्यायप्रिय होते हैं और जो ऐसे लोगों की पूरी बाल की खाल निकालकर उनके समाज के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको खड़ा कर देते हैं, तो वो हो जाते हैं सबके दुश्मन। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि रुको बच्चों रुको, ये ऐसी दुनिया है जहां क्या गोलमाल है, सब गोलमाल है। कवि बच्चों को राजनेताओं के भ्रष्ट आचरण की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, न्यायाधीश, पुलिस, राजनेता कि जब ये कहीं चलते हैं तो इनके आगे पुलिस की गाड़ी होती है जो सायरन बजाती हुई तेज गति से गुजरती है। इन्हें कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, बल्कि जनता का हक डकारने के कारण सदा भयभीत रहते हैं।
इसलिए पुलिस गाड़ी के पीछे तेज गति से भागती इनकी गाड़ी नजर आती है। इसी कारण कवि बच्चों को रुक जाने को कहता है ताकि देश के भविष्य ये बच्चे अंधी रफ्तार से दब कुचल ना जाएं, अर्थात ये बच्चे भी दूषित आचरण के ना हो जाएं। इसलिए कवि इन्हें अंधी दौड़ का हिस्सा ना बनने की सलाह देता है। कवि कहते हैं कि देश के भाग्य विधाता कहलाने वाले नेता भ्रष्टाचार के उसमें डूबे हुए हैं, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। सिर्फ पैसा पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, गाड़ी महल, सारी भौतिक सुख सुविधाएं, इसके पीछे ही वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जो सत्ता का मोह है वो कभी कम नहीं होता, क्योंकि ये तो एक दलदल की भांति है, जितना उसमें पांव जाएगा उतना ही गहरे ही जाते जाएंगे और जिससे कभी भी निकल नहीं पाएगा। ये लालच इतनी बुरी बला है कि व्यक्ति को खा जाती है। इसलिए अपने मन में संतोष का भाव रखना और कभी भी लालच के भाव को उत्पन्न मत होने देना। इन्हें जनता की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। इन्हें जनता की दीन दशा पर तरस नहीं आता। ये स्वार्थी, भ्रष्ट तथा सत्ता लोभी हैं। ये जनता को धर्म, जाति तथा वर्ग के नाम पर बांटकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। निरीह जनता का हक डकार कर स्वर्गिक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तो कुर्सी पर बैठे बैठे डकारने की आदत हो गई है, सारे ऐशो आराम की आदत हो गई है। कुर्सी मिल जाए फिर तो ये हिलने का नाम नहीं लेते, फिर भी गुजरना है सड़क पर बड़े तेज गति से। इसलिए रुको रुको बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने बताया है। इनका शासन बंदूक की नोक पर चलता है। इसलिए कवि ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहता है जहां न्याय, करुणा और ईमानदारी की गंगा प्रवाहित हो। सभी स्वच्छ वातावरण में सांस लें, भय तथा आतंक का नामो निशान ना रहे। इसलिए कवि देश के बच्चों को आगे आने के लिए प्रेरित करता है तथा शासन व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा ना बनने की सलाह देता है। कहते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कभी भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है। बनना है तो वो बनिए जिसके लिए भीड़ इकट्ठी हो सके। उदाहरण देना आसान होता है, बनना है तो स्वयं उदाहरण बनिए। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, कठिन है तो उन बड़ी बातों पर अमल करना, वो करना है। ठीक है, क्रोधित होना बहुत आसान होता है, बनना है तो धैर्य पूर्वक जीना सीखिए। किसी को बुरा भला कहना बहुत आसान होता है, किसी से मीठे वचन बोलना कठिन, बोलना है तो वो सीखिए। बहुत सारी यहाँ पर बातें आती हैं हमारी भाषा में जो कि हमें पग पग पर सतर्क करती हैं। इसी सतर्कता को यदि हम आज मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो आने वाला भविष्य और पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। हर एक पार्ट को इसी तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, और वही हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। बिल्कुल किसी एक विषय या दो विषय की हम बात नहीं करते हैं, एक पाठ या दो पाठ की हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो भी एकदम फ्री। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।